हाय एवरीवन। तो आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, दैट इज विजुअल हाइपर सेंसिटिविटी और हाइपो सेंसिटिविटी। बच्चे को विजुअल सीकिंग बिहेवियर है या विजुअल अवॉइडेंस बिहेवियर है। सीकिंग बिहेवियर है तो विजुअल स्टिमिंग, कि वो बाहर से एनवायरमेंट से विजुअल ले रहे हैं खुद को शांत रखने के लिए। अवॉइडेंस, कि कहीं से भी एक्स्ट्रा विजुअल उनको मिल रहा है, बहुत सारी चीजें आपने एक साथ शो करी तो मेल्टडाउन आ गया, कहीं से तेज लाइट आई तो उनका मेल्टडाउन आ गया, कहीं से ब्राइट लाइट आ रही है तो वो अपनी आईज को क्लोज कर ले रहे हैं, तो वो होता है विजुअल अवॉइडेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विजुअल स्टिमिंग पे। स्टिमिंग क्या होता है? स्टिमिंग इज अ बिहेवियर जो सेल्फ रेगुलेटरी बिहेवियर है, खुद को शांत रख पाने के लिए, क्योंकि इतना सारा सेंसरी डाटा आ रहा है, वो उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं और अपने आप को काम डाउन करने के लिए वो स्टिमिंग बिहेवियर शो कर रहे हैं। विजुअल स्टिमिंग में एग्जांपल क्या आएंगे? लाइनिंग अप द टॉयज, कि बच्चा ऑब्जेक्ट्स को लाइन अप करता है। जब भी आप उसको मान लीजिए XYZ कोई भी टॉय प्ले करने के लिए दे रहे हैं, वो सीधा लाइंस में लगा रहा है। ही इज नॉट प्लेइंग कार्स के साथ, जैसे प्ले करना है वैसे नहीं कर रहा, बट वो लाइंस में लगा रहा है। ठीक है। या फिर व्हील्स को घूमता हुआ देखकर वो उसको स्टेयर करे जा रहे हैं कंटिन्यूअसली और उससे विजुअल स्टिम कर रहे हैं। फैंस को देख रहे हैं, लाइट्स को देख रहे हैं, ब्राइट लाइट्स को, या फिर बटन्स को ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं लाइट्स के, कि वो विजुअल स्टिम ऑन एंड ऑफ से जो विजुअल स्टिम मिल रहा है वो ले रहे हैं। स्क्विंट करके देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, कॉर्नर ऑफ द आई से देख रहे हैं। दीज ऑल आर स्टिमिंग बिहेवियर्स। ठीक है। अब स्टिमिंग बिहेवियर्स हैं, बच्चे के सेल्फ रेगुलेटरी बिहेवियर हैं। अगर वो मैं बात करूं ऐसा बच्चा क्यों कर रहा है, वो होता है जब भी बच्चे को स्ट्रेस एंड एंजाइटी है या फियर ऑफ अननोन है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पा रही है। और कभी कभी क्या होता है, आउट ऑफ बोरियत, उनका खाली बैठे हैं तो खुद को एंजॉयमेंट के लिए, मतलब खुद को मतलब एंजॉयमेंट देने के लिए वो स्टिमिंग बिहेवियर कर रहे हैं, बिकॉज दे लाइक टू डू इट। तो उस केस में विजुअल स्टिमिंग बिहेवियर होते हैं और उनके लिए हम लोग कोपिंग स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं। कोपिंग स्ट्रैटेजीज, कि अगर हम दिन में 10 to 15 मिनट्स उनको विजुअल इनपुट देते हैं अपनी तरफ से, ठीक है, तो बच्चा बाहर के एनवायरमेंट से विजुअल स्टिमिंग नहीं करेगा। तो दीज आर कॉपिंग स्ट्रेटेजीज जो हम दिन में हर रोज करते हैं अपने बच्चों के साथ, ताकि जब भी हम कोई एक्टिविटीज करा रहे हैं, बच्चा स्कूल में जा रहा है, कोई भी लर्निंग एक्टिविटीज हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो बच्चा स्टिमिंग बिहेवियर ना शो करे, बिकॉज उसकी जो वो क्रेविंग है, वो जो नीड है विजुअली स्टिम करने की, वो इनपुट की, वो हम लोगों ने अपने एक्टिविटीज के थ्रू उसको प्रोवाइड करा दी। अब उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। द मेन लविंग थिंग टू डू इज नंबर 8, इन्फिनिटी लूप को ट्रेस कराना। डिफरेंट डिफरेंट कलर से हम उसको करा सकते हैं, विजुअली ट्रेस करा सकते हैं। उसमें हम लोग लावा लैंप्स जो होते हैं, कि पानी में तेल डाल दिया, कलरफुल उसमें ग्लिटर डाल दिया और बच्चे को वो शेक करके दिया, तो बच्चा उसको देख रहा है अप एंड डाउन अप एंड डाउन। लावा लैंप्स मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं। आप सैंड टाइमर ले सकते हैं, जो टाइमर होते हैं ना, कि रेत नीचे गिर रही है, बच्चा उसको विजुअल, उससे विजुअल लेगा। या फिर आप जो लाइट वाले टॉयज हैं, लाइट वाली कार्स हैं, वो आप दे सकते हैं बच्चे को उससे प्ले करने के लिए 5-10 मिनट्स दिन में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं कॉपिंग थिंग इज, जिससे बहुत अच्छा विजुअल इनपुट मिलता है, दैट इज डार्क रूम थेरेपी। डार्क रूम में आपने अंधेरा कर दिया एक रूम में और उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की लाइट से आप उसको इनपुट दे रहे हैं बच्चे को, या फिर लाइट्स मूव करके दिखा रहे हैं, ट्रैक करने को दे रहे हैं। देयर आर दीज काइंड्स ऑफ कोपिंग एक्टिविटीज, कि हम उसको दिन में 10 to 15 मिनट्स वो एक्टिविटीज कराएंगे, जिससे उसकी विजुअल नीड सेटिस्फाई होगी और बच्चा विजुअल स्टिम कम करेगा। ठीक है। तो इन स्ट्रैटेजीज पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। गो देयर एंड चेक दैट वीडियो ऑल्सो, जिससे आपको पता चले कि दिन में हमें वो कौन कौन सी एक्टिविटीज अपने रूटीन में रखनी है। ठीक है। अब ये कोपिंग स्ट्रेटेजीज जब हम लोग फॉलो करते हैं, दीज आर नॉट परमानेंट सॉल्यूशन। हमने उसको विजुअल इनपुट दिया तो वो विजुअल स्टिमिंग बिहेवियर रिड्यूस हो गया। जब आप उसको विजुअल इनपुट नहीं देंगे तो बिहेवियर ज्यादा हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें रूट कोज, मैं हमेशा बोलती हूं कि आपको ऊपर ऊपर से काम करेंगे तो वो टेम्परेरी सॉल्यूशन है, जब आप रूट कोज पे काम करेंगे दैट इज अ परमानेंट सॉल्यूशन। तो इस केस में अब हम जानेंगे
कि रूट कोजेस पे कैसे काम करना है ताकि बच्चे के विजुअल सेंसरी इश्यूज डाउन ना पाए। सबसे पहली चीज आप ये समझिए, सेंसरी प्रोसेसिंग में अगर बच्चे को इश्यू है कि डाटा इनपुट आया, ब्रेन ने प्रोसेस किया, बट अगर वहां कंफ्यूजन है कि डाटा इनपुट में दिक्कत है या ब्रेन की प्रोसेसिंग में दिक्कत है, वो इंफॉर्मेशन को अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाए, तो बच्चे को स्ट्रेस एंजाइटी होगा और बच्चे के जो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की वजह से विजुअल सेंसरी इश्यूज आएंगे। लाइक अगर हम लोग बात करें विजुअल केस में कि दोनों आईज से डिफरेंट डाटा आ रहा है, डाटा की इनपुट अच्छी नहीं है, तो बच्चे की ब्रेन की प्रोसेसिंग कि मैं उस डाटा को कैसे मैनेज करूं या उसका मैं कैसे क्या एंड रिजल्ट निकालूं, वो कंफ्यूजन होगा, जिसकी वजह से विजुअल सेंसरी इश्यूज आएंगे और बच्चा स्टिमिंग बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, तो दैट इज द वन रीजन जहां बच्चे की इंफॉर्मेशन इनटेक अच्छा नहीं है तो प्रोसेसिंग अच्छी नहीं होगी और आउटपुट अच्छा जनरेट नहीं होगा। इसमें हम लोग काम करेंगे बच्चे की ओक्यूलर मोटर पे, क्योंकि बच्चे की दोनों आईज टीम में काम नहीं कर रही, तो वहां इश्यू आ रहे हैं, तो स्क्विंटिंग आएगी, एक आंख बंद करके बच्चा देख रहा है, बच्चा नीचे ऐसे करके ऐसे देख रहा है, कॉर्नर ऑफ द आईज से देख रहा है, तो देयर आर नंबर ऑफ इश्यूज जो कि इनपुट ऑक्यूलर मोटर से आएगी। फिर आया आउटपुट, जो हम लोग बोलते हैं विजुअल स्किल्स जो है, उसमें इश्यूज होंगे, तो बच्चे को अंडरस्टैंड नहीं होगा कि रेड कौन सा है, व्हाइट, डिस्क्रिमिनेशन में प्रॉब्लम होगी, स्पेस में नेविगेशन में इश्यूज आएंगे, डेप्थ परसेप्शन में इश्यूज आएंगे, फॉर्म कॉन्सेंसी बी और डी के आइडेंटिफिकेशन में इश्यूज आएंगे, देयर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। तो इस पे जो है मैंने वीडियोस, क्योंकि आप मेरे चैनल पे जाएंगे विजुअल सेंसरी इंटीग्रेशन फोल्डर देखेंगे, वहां पर मैंने इन पे सेपरेट सेपरेट वीडियोस की हैं विद एक्टिविटीज, ओक्यूलर मोटर, विजुअल एक्टिविटीज, विजुअल स्किल एक्टिविटीज, इन पे ऑलरेडी बहुत सारा डिस्कशन किया है। तो जब ये इश्यूज होंगे तो बच्चे के विजुअल स्टेमिंग बिहेवियर आएंगे, क्योंकि उसके अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, द सेकेंड मेन फैक्टर इज प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। अगर बच्चे के रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस है, मैं बार बार हर वीडियो में बोलती हूँ, अगर रिटेंशन है, जरूरी नहीं है कि जिस बच्चे को सेंसरी इश्यूज हैं उनके रिफ्लेक्सेस रिटेन्ड होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, आपको चेक करना है। अगर बच्चे के प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस रिटेन्ड हैं तो उन पे काम करना है। देखिए, जब, क्योंकि जो भी डाटा प्रोसेसिंग होती है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज ब्रेन स्टेम, रिलेटेड टू ब्रेन स्टेम। तो रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं तो बच्चे की ब्रेन स्टेम वीक होगी, प्रीमेच्योर होगी, वो मेच्योर नहीं होगी, तो डाटा प्रोसेसिंग, क्योंकि जो डाटा अगर सही भी इनपुट आ रहा है तो वो ब्रेन तक सही नहीं पहुंचेगा, देर में पहुंचेगा या गलत पहुंचेगा, जिसकी वजह से आउटपुट तो सही होगा ही नहीं, साथ में बहुत सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि उसको अंडरस्टैंड करने में कि अब मैं ये डाटा आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, मुझे क्या करना है, बहुत सारे कंफ्यूजन में स्ट्रेस एंड एंजाइटी आएगी। स्ट्रेस एंड एंजाइटी से अपने आप को शांत करने के लिए बच्चे का हाइपर सेंसिटिविटी या हाइपोसेंसिटिविटी, अवॉइडेंस या सीकिंग बिहेवियर आएगा, बिकॉज उनको नहीं समझ में आ रहा है मुझे क्या करना है, एंड दे विल बी लाइक, और फिर स्टिमिंग बिहेवियर। ठीक है, तो सेकेंड थिंग इज रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, उनको चेक करना है और उन पे काम करना है। इस कंप्लीट सीरीज में मैंने इन पे अलग अलग वीडियोस दी हैं कि अगर विजुअल सेंसरी इश्यूज हैं बच्चे के तो कौन कौन से प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस चेक करने हैं और फिर कैसे उन पे काम करना है, इस पे भी अलग से वीडियोस मैं दे चुकी हूँ। द लास्ट फैक्टर इज गट हेल्थ। अगर बच्चे की गट हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर मैं बात करूं ASD या ऑटिज्म में, बच्चों की वैसे भी गट हेल्थ में 90% केसेस में बच्चों की गट हेल्थ अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से सेंसरी इश्यूज आते हैं। अब गट हेल्थ में भी विजुअल इश्यूज में बात करूं, 4 चीजें मेन रहती है। द फर्स्ट थिंग इज कि बच्चे के गट एंड ब्रेन इन्फ्लेमेशन, ब्रेन एंड गट एंड ब्रेन इन्फ्लेमेशन है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड होगा तो स्ट्रेस एंड एंजाइटी बच्चे में ज्यादा होगी, जिसकी वजह से बच्चा स्टिमिंग बिहेवियर शो करेगा। द सेकेंड थिंग इज लो मैग्नीशियम। देखिए, जब बच्चे का, अगर मैं बात करूं गट हेल्थ अच्छा नहीं है तो मैग्नीशियम बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा, मैग्नीशियम बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। मैग्नीशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन हेल्थ, क्योंकि मैग्नीशियम में एक न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट करते हैं जिससे हमारा ब्रेन शांत होता है और
रिलैक्स रहता है, जिसकी वजह से फोकस अटेंशन बढ़ता है और जो डाटा वो रिसीव कर रहे हैं उसको ढंग से प्रोसेस करने का एबिलिटी ब्रेन को आता है। तो अगर मैग्नीशियम बॉडी में लो है तो बच्चे का जो है स्टिमिंग बिहेवियर्स आएंगे। तो मैग्नीशियम लो क्यों है? क्योंकि गट हेल्थ बच्चे की अच्छी नहीं है, बच्चे का मैग्नीशियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। द नेक्स्ट फैक्टर इज बच्चे, अगर मैं एएसडी में मैंने बात किया तो 90% केसेस में यीस्ट फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है गट में, जिसकी वजह से केजिन डायरी प्रोडक्ट्स अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। केजिन अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होते तो पेप्टाइड बनते हैं, पेप्टाइड जो है ब्रेन में ट्रेवल कर जाते हैं, ब्रेन में ट्रेवल करते हैं तो ब्रेन इन्फ्लेमेशन होती है, ब्रेन इन्फ्लेमेशन होगी तो स्ट्रेस एंड एंजाइटी बढ़ेगा एंड स्टिमिंग बिहेवियर्स बढ़ेंगे। नेक्स्ट थिंग इज ग्लूटामेट। ग्लूटामेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर ग्लूटामेट ज्यादा है, ठीक है, तो उस केस में लर्निंग डिसेबिलिटी होगी और अंडरस्टैंडिंग पुअर रहेगी। तो उसमें हम लोगों में क्या होता है, ग्लूटामेट गट में ज्यादा बने उसके लिए हमें इनटेक कम करना पड़ता है। इनटेक जब हम ग्लूटामेट का कम करेंगे, गट में ज्यादा प्रोडक्शन होगी, दैट इज अ हेल्दी ग्लूटामेट, और जिसकी वजह से ब्रेन फंक्शनिंग प्रॉपर होगी और लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी एंड ब्रेन प्रोसेसिंग फास्ट होगा। ठीक है, तो उस वजह से फिर स्टिमिंग इश्यूज कम आएंगे। तो ये 4 फैक्टर रहते हैं जो विजुअल स्टिमिंग के लिए रहते हैं या विजुअल अवॉइडेंस के लिए रहते हैं। अगर हम गट हेल्थ पे काम करते हैं तो बिलीव मी, हमारा ब्रेन एंड बॉडी कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि ब्रेन जो गट की मैं बात करूं, गट इज आवर सेकंड ब्रेन। हेल्दी गट लीड्स टू अ हेल्दी ब्रेन। आप मेरे चैनल पर डाइट एंड गट हेल्थ फोल्डर देखिए, वहां पर बहुत सारी वीडियोस हैं कि कैसे गट एंड ब्रेन कनेक्टेड है, कैसे उसको स्ट्रांग किया जा सकता है, कैसे गट हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है, कौन से 7 अच्छे फूड्स हैं जो हमें यूज करने चाहिए, कौन से वर्स्ट फूड हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए। देयर आर एन नंबर ऑफ वीडियोस, प्लीज गो थ्रू द प्लेलिस्ट। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स रहते हैं। जब हम इन तीनों पे साइमल्टेनियसली काम करेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ स्टिमिंग नहीं, बहुत सारे इश्यूज अपने आप कंट्रोल आएंगे और बच्चे की अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग इंप्रूव होगी, बिकॉज ब्रेन एंड बॉडी कनेक्शन स्ट्रॉन्गर होगा। तो आई होप इस वीडियो में आपको काफी क्लैरिटी आई होगी कि कैसे हम बच्चे के स्टिमिंग बिहेवियर्स को जड़ से खत्म कर सकते हैं। एंड आई ऑलवेज वेलकम योर कमेंट्स, आई ऑलवेज वेट फॉर योर कमेंट्स कि आपको कोई भी इशू है तो प्लीज शेयर इट इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि मुझे कई बार लगता है अरे ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मैं क्या वीडियो बनाऊंगी, बट आपके कमेंट से मुझे पता चलता है अच्छा इस पे भी एक वीडियो बनाना चाहिए, तो उससे भी मुझे अच्छा लगता है और आइडियाज मिलते हैं टू शेयर न्यू वीडियोज विद यू। और कमेंट्स में प्लीज आप अपनी सक्सेस कि आपने क्या बेनिफिट मिले या ये वीडियोस यूजफुल लग रही हैं वो भी जरूर डाला कीजिए, ताकि और पेरेंट्स को भी मोटिवेशन मिले। मैं हमेशा बोलती हूँ शेयरिंग इज केयरिंग, कि जितना आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंसेस, उतना, चाहे वो गलत कोई चीज आपने ऐसी की जिससे आपको कुछ नुकसान मिला हो या फिर आपको कोई ऐसा लगा हो कि यार ये तो ड्रॉबैक है, इससे मुझे बेनिफिट नहीं मिला, वो भी शेयर करेंगे तो और पेरेंट्स को अलर्टनेस आती है, अच्छा मुझे ये नहीं ट्राई करना, इससे इश्यूज आ सकते हैं या फिर मैं इसका समझूं कि कैसे अप्लाई करना है। तो प्लीज शेयर इट in the comment section and keep liking, keep sharing and keep subscribing my channel. Thank you so much.